सर इस पर कुछ टेक्निशियन की जरूरत पहली बात तो ये है कि जो कि सबसे गहरी चिंता की चीज़ है कि मई दिवस तो मजदूरों का दिन तो है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान के अधिकांश मजदूर मई दिवस कोई उनका छुट्टी का दिन होता है, आराम का दिन होता है, आनंद का दिन होता है, ये मई दिवस को जानते ही नहीं है। और मुझे ये बार बार लगता है कि बंगाल में तो जरूर, केरल में जरूर जो है इस पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आयोजन होते हैं, लेकिन बाकी देश के हिस्सों में जहाँ के कल कारखाने हैं वहाँ पर मजदूर दिवस के अवसर पर कोई बड़े जलसे होते हों, कार्यक्रम होते हों, छोटे भी कार्यक्रम होते हों, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ की जानकारी जरूर है कि मई दिवस मजदूरों का दिन है, ये चेतना अभी हम मजदूरों में विकसित नहीं कर पाए। अच्छा, वो अपना दिन ही नहीं जानता, वो अमावस्या जानता है, पूर्णमासी जानता है, वो कुंभ के मेले का दिन जानता है, लेकिन वो मई दिवस नहीं जानता। सत्यनारायण बाबा का कब हाँ, ये जो जगह है, ये जगह मेरे लिए सबसे ज्यादा चिंता की जगह है, एक चीज। दूसरी चीज ये, जहां से कि मैं देख रहा हूं कि ये मजदूर दिवस को लेकर जो बातचीत आपने रखी है, उस बातचीत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। काहे के लिए मई दिवस मनाया गया, क्यों आया ये दिन, क्या एसेंशियल कारण था उसका, क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करता है? लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, है ना, खूब बात करते हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए मजदूर की भी कोई अस्मिता होती है कि नहीं होती है, मजदूर की भी कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो सकती है कि नहीं हो सकती। मतलब हर छोटा तबका अपने को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से आइडेंटिफाई करने को तैयार है, और हर नेता आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने को तैयार है। लेकिन मजदूर वर्ग ने पहला काम यह किया कि उसने अपनी अस्मिता को, जैसे क्लास नेचर, अपनी वर्गीय अस्मिता को पहली बार स्थापित किया। और ये एक बहुत बड़ा डिपार्चर था, क्योंकि उसके पहले जो आपने शिकागो वाली घटना बताई है, उसके पहले कभी भी मजदूर वर्ग संगठित होकर सामने नहीं आया। उस तरह से ऐसे आंदोलन नहीं हुए जिसने कि ये मजबूर किया हो कि इनके काम के घंटे क्या हो, इनकी सर्विस कंडीशन क्या हो, इनके बेज का स्तर क्या हो। मजदूरों तो थे, सैकड़ों साल से मजदूर थे विश्व में, लेकिन पहली बार यह हुआ कि मजदूर ने अपना एजेंडा बनाया। और एजेंडा बनाया किस आधार पर? कलेक्टिव आधार पर, सामुदायिक एकता, अपनी मजदूरों की एकता के आधार पर। मजदूर अपनी मांगे, अपने हक तभी अर्जित कर सकते हैं जब वो सामुदायिक तौर पर जीते हों, सामुदायिक चेतना में रहते हों, उनके पास में अपना एक संगठन भी हो। तो दो पहले सबक हैं मई दिवस के। पहला सबक ये कि मजदूर को अगर अपने हक हासिल करने, चाहे वो कलम का सिपाही हो या कलम का मजदूर हो, चाहे वो साइबर मजदूर हो, चाहे वो कल कारखाने में काम करने वाला हो, चाहे वो खेतिहर मजदूर हो, या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, घर बाजार तमाम जगहों पर काम करने वाले मजदूर हों, अगर ये लोग अपने हकों को अर्जित करना चाहते हैं तो पहली शर्त है कि वे संगठन बनाएं। दिक्कत यह हो गई है कि इधर संगठन विरोधी चेतना ज्यादा बढ़ी है, व्यक्तिवादी चेतना का ज्यादा विकास हुआ है। सामूहिक तौर पर सोचना, सामूहिक तौर पर अपनी मांगे रखना, सामूहिक तौर पर लड़ाई लड़ना, ये चिंता से गायब होता जा रहा है। और ये सबसे बड़ी चिंता की चीज है। और ये दिक्कत अमेरिका में भी है, ये दिक्कत ब्रिटेन में भी है, ये दिक्कत भारत में भी है। सेकंड चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो मजदूरों की कोई भी समस्या लोकल समस्या नहीं है। वो दिखती लोकल जरूर है, वो अव्यक्त लोकल रूप में जरूर करती है, लेकिन वो एक्चुअल में ग्लोबल
समस्या है, क्योंकि पहली बार यह हुआ कि मजदूर को क्या चाहिए, अपनी दृष्टि चाहिए। अब मजदूर के पास अपनी दृष्टि कहां से आएगी? मजदूर के पास दृष्टि तब आएगी जब उसके पास में अपना विश्व दृष्टिकोण होगा। तो पहली बार मजदूरों ने दुनिया के दृष्टिकोण से, दुनिया के संदर्भ में अपने को देखने की कोशिश की, और ये चीज मजदूर को स्थानीयतावाद से, लोकलिज्म से बचाने में उसने बड़ी मदद की। फिलहाल इतना ही, आगे आप। इस प्रसंग में पहला कदम जो है वो निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र से, और वह भी सरकार को उठाना चाहिए। अब बजट बनता है हमारे यहाँ, लेकिन बजट जो है वो मजदूर केंद्रित नहीं होता। लोग ये मांग करते रहे, महिलाएं ये मांग करती रही हैं कि जेंडर केंद्रित बजट होना चाहिए। मनमोहन सिंह के टाइम में चिदम्बरम ने यह कोशिश भी की कि जेंडर केंद्रित बजट वो पेश किया उन्होंने, लेकिन समस्या तो यह है कि मजदूर केंद्रित बजट के बारे में कभी बात क्यों नहीं की हमने। हम बजट बनाते हैं, हम बजट बनाते समय ये सोचते नहीं है कि मजदूरों के बच्चे कहां पढ़ेंगे। अगर 40 करोड़ असंगठित मजदूर है, जो कि सरकार मानती है, तो 40 करोड़ असंगठित मजदूरों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? कहां है स्कूल उनके लिए? जो शिक्षा हम लोग देते हैं, पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, उसका जो पाठ्यक्रम बनाते हैं, अब पूरा पाठ्यक्रम चेंज हो चुका है। पहले भी पाठ्यक्रम था, एक एजुकेशन पॉलिसी थी, अब नई एक एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में मजदूर के लिए तो कहीं कोई जगह ही नहीं है। लैंडलेस लेबर, असंगठित मजदूर, वो अपने बच्चे कैसे पढ़ाएगा? और सामान्य बच्चे नहीं है, 40 करोड़ लोग मजदूरों के बच्चे हैं, और आपके बजट में उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। आपने कभी भी, किसी भी दल ने, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, किसी भी दल ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उठाया नहीं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए किस तरह की स्कूलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी जितने भी स्कूलिंग की व्यवस्था है, कॉलेज की व्यवस्था है, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था है, वह सारी की सारी मध्य वर्ग केंद्रित है। तो भारत अपने पैरों पर खड़ा कैसे होगा? हमारे चर्चा में यह तो आता है कि मजदूर और मजदूर की मजदूरी, मजदूर के बच्चे का क्या होगा? और वह जो बच्चा जो कल बाल श्रमिक बना दिया गया, वो बाल श्रमिक बन के क्या बनेगा और किस रास्ते पर जाएगा? आपने दो ही ऑप्शन छोड़े, स्कूल तो छोड़ दिया, उसके लिए बंद कर दिया। तो या तो वो कहीं मजदूरी करे, या अपना शरीर बेचे, जिसे बाल बंधुआ कहते हैं। तो बाल बंधुआ मजदूरी को वर्चुअली, बाल मजदूरों को वर्चुअली सिस्टम ने क्रिएट किया है। बाल मजदूर जितनी बड़ी संख्या में यहां मिलते हैं, यानी हम लोग कहते हैं ना कि हमारे यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और मीडिया इसका चैंपियन है। आप उठा के देखिए, हर अखबार के हॉकर, सड़क पर बेचने वाले बच्चे, ये कैसे हो सकता है कि हमारे यहां कानूनन पाबंदी है कि बाल श्रमिक नहीं रख सकते आप? लेकिन कौन लोग रखते हैं बाल श्रमिक? हम मध्य वर्ग के लोग रखते हैं। बाल श्रमिक कौन लोग रखते हैं? हमारे यहां जो सबसे अच्छे जो कपड़े पहनते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, हम तो फैब इंडिया से खरीद के लाए हैं, हम कसीदाकारी के कपड़े खरीद के लाए हैं। कहां काम कर रहे हैं वो बच्चे? अखबार वाले, जहां अपना अखबार चौराहे पर, रास्ते में बच्चे हॉकर की तरह अखबार जब बेचते हैं, और वह आपको स्ट्राइक नहीं करता कि यह है बाल मजदूरी। मैं जो चीज शेयर करना चाहता हूं यह कि मजदूर की चेतना और मजदूर की दृष्टि अनफॉर्चुनेटली अभी वामपंथ का हिस्सा भी नहीं है।
सोशलाइज चीज है ये कि सारे देश में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के नेटवर्क में आप जाके देखिए बस मजदूरों के बच्चों की कितनी एंट्री है। और अब तो और भी मुश्किल हो जाए क्योंकि फीस लगातार बढ़ती जा रही है। तो वैसी स्थिति में मजदूर का बच्चा तो कभी पढ़ेगा ही नहीं। तो आप मोटे तौर पर मान के चलिए करीब 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न किस्म के पेशों में काम करते हैं। वे अपने बच्चों को भविष्य में पढ़ा नहीं पाएंगे। मेरी समस्या यह है कि यह जो मजदूर का बच्चा है, क्योंकि मैं शिक्षा के प्रोफेशन से जुड़ा रहा हूं, मेरी चिंता यह है कि यह बच्चा स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कैसे दाखिला लेगा। जिस यूनिवर्सिटी के फीस का ढांचा 2,500, 3,000 रुपया, 4,000 रुपया होगा, वहां मजदूर का बच्चा कैसे दाखिला लेगा। एक और चीज जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, जो कि हमारी चेतना का अंग नहीं बन पाई है इतने लंबे समय के बावजूद भी। सब लोग जानते हैं कि कैपिटलिज्म के आने के साथ कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास दोनों का उदय होता है, दोनों एक साथ आते हैं। कैपिटलिस्ट क्लास ने बड़ी चालाकी से अपने जितने भी घटिया जीवन मूल्य थे वो मजदूरों के ऊपर थोप दिए। तो आप देखेंगे मजदूर जिन बस्तियों में रहते हैं, जिन इलाकों में रहते हैं, जिन झोंपड़पट्टियों में रहते हैं, वहां सबसे अधिक आपको कुसंस्कृति के रूप दिखाई देंगे। हमने कभी सोचा कि मजदूर बस्तियां जो है वो अपराधियों के अड्डे न बने। आप मजदूर को लुम्पेन प्रोलेटेरिएट बनाने से कैसे बचाएंगे। दिक्कत यहां है, एक दिक्कत है सरकार की तरफ, दूसरी दिक्कत है राजनीतिक दलों की तरफ और संगठनों की तरफ। तो हमारे यहां ये चेतना, मजदूर की मांगे उठनी चाहिए, उसकी मांगों के लिए लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, ये सच है और ये जरूरी है। मजदूरों में ये चेतना विकसित की जानी चाहिए कि वे सामुदायिक लड़ाई का हिस्सा बने, लेकिन मजदूरों में ये चेतना भी विकसित की जानी चाहिए कि वे अच्छी संस्कृति क्या है और बुरी संस्कृति क्या है। तो संस्कृति का हिस्सा मजदूरों में हमने राम भरोसे छोड़ दिया और उसका फायदा आज कौन उठा रहा है। आज स्थिति है कि प्रत्येक महानगर में, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं कलकत्ता में रहा हूं 27-28 साल, प्रत्येक महानगर में, दिल्ली या कलकत्ता आप उठा के देखिए, तकरीबन 50 लाख लोग दिल्ली में और तकरीबन इतने ही लोग कलकत्ते में झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। ये वे लोग हैं जो कि दैनंदिन मजदूरी पर काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। वहां क्या स्थिति है, वहां कोई सिविक सुविधाएं नहीं है, गंदगी, सफाई नहीं मिलेगी आपको। क्यों? जो मजदूर देश के लिए सबसे बड़ा प्रोडक्टिव फोर्स है, उसके इलाके में सफाई क्यों नहीं होगी? उसके इलाके में कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक की जाएगी? तो होता ही है कि मजदूर बस्तियों में आराम से अपराधी घूम सकते हैं, पुलिस वहां नहीं जाएगी, हमें चिंता नहीं होती इस बात की। मेरा कहना यह है कि मजदूरों के बीच में, मजदूरों की बस्तियों के अंदर कानून का शासन स्थापित करने के बारे में हम लोगों ने कभी मांग क्यों नहीं की? अब वहां कानून का शासन कैसे स्थापित होता है? वो झुग्गी झोंपड़ी तोड़ने के नाम पर। मैंने जब उनको एबॉलिश करना होता है तब उनको याद आता है कि ये तो अवैध बैठे हुए हैं। अच्छा, अब वो बैठा हुआ था पिछले 40 साल से, वहां सारे धंधे हो रहे थे, तब आपको कभी कानून की कोई भी क्लॉज लागू करने की इच्छा नहीं हुई। नहीं, मजदूर वर्ग जो है ये जिसे कहें चलताऊ ढंग से इसे और इसे अपदस्थ करने के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। एक अन्य चीज बहुत ही पीड़ादायक है मेरे लिए, तो मैं दूसरे लोगों की नहीं जानता। आप देखिए कोरोना के पीरियड में लाखों लोगों की एकदम त्रासदी हमने अपने आंखों से देखी है। याद है हमें? चिंता यह है कि मजदूरों के दुख, मजदूरों की लड़ाइयां, मजदूरों की कुर्बानियां हमारी मेमोरी से गायब क्यों हो जाती हैं। हमें यह तो याद रहता है हमारा बैंक में क्या पैसा जमा है, हमें यह भी याद है कि हमने कौन सी सरकार बनाई और क्यों सरकार बनाई,
लेकिन हमें ये याद नहीं है कि मजदूरों ने कैसे कोरोना पीरियड में लाखों लाख मजदूरों ने ट्रेजेडी झेली है। मजदूरों की त्रासदियां हमारे कॉमन सेंस का, हमारी स्मृति का हिस्सा ही नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि हमने जो शिक्षित वर्ग तैयार किया है वो मजदूरों को दूर से देखता है, दर्शक की तरह। इसमें पहली समस्या तो यह है कि ये जो नव्य आर्थिक उदारीकरण था जो कि अभी भी चल रहा है, उस नव्य आर्थिक उदारीकरण ने सबसे बड़ी जो चीज क्षति की मजदूर आंदोलन की और समाज की, वो ये कि मजदूरों ने बड़ी मेहनत से और बड़ी कुर्बानियों के बाद में 8 घंटे काम का दिन तय करने की मांग अर्जित की थी। अगर मुझसे पूछें कि सबसे बड़ी क्षति क्या हुई, तो सबसे बड़ी क्षति नव्य उदारीकरण से यह हुई कि उसने 8 घंटे काम का दिन होगा ये चीज छीन ली, और इसने एक बहुत बड़ा संकट पैदा किया कि अब कहीं 10 घंटे, कहीं 12 घंटे, कहीं 15 घंटे, कहीं 16 घंटे वर्किंग आवर्स हैं। हालत यह हुई है कि पहले ये था कि काम करना है ना तो आपको फैक्ट्री की जगह, कारखाने की जगह, या जहां काम कर रहा है वहां जाना होगा। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि जो आपका घर है वह फैक्ट्री बन चुका है। ये जो घर से जो काम करने की जो परंपरा का विकास हुआ, उसने घर को जो आराम की जगह थी, हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये आराम की जगह का जो रूपांतरण इस तरह से क्यों किया जा रहा है, ये क्यों चीज घटित हो रही है। हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, हमने कभी बात नहीं की आपस में। हमने ये तो बात की आर्थिक मुद्दों पर, जैसे कि आपने कहा कि हम उसकी मजदूरी पर मांग करते हैं, उस पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन बाकी चीजों में देखिए, मजदूर के हित की रक्षा के लिए जरूरी है कि मजदूरों की आमदनी बढ़ाई जाए। पहली चीज, बंगाल में लेफ्ट का सबसे बड़ा फेलियर यही था कि वहां मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ पाई। आज केरल क्यों ऊपर है? केरल क्यों ऊपर है? हिंदुस्तान में सबसे अधिक दैनिक मजदूरी अगर कोई राज्य देता है जहां नागरिक को बाकायदा सुनिश्चित कर दिया गया है, वो केरल है। 838 रुपए पर डे मिलते हैं। 838 रुपए पर डे में अगर केरल में प्रतिदिन काम करने वाला आदमी मिलेगा तो जाहिर है कि वहां की उसकी सामाजिक हैसियत, आर्थिक हैसियत दूसरे किस्म की होगी। मैं केरल जब घूमने गया तो केरल में घूमने के दौरान मैंने ये पाया, मैंने ऑटो वाले से पूछा कि भाई दिन में कितना कमा लेते हो और महीने में कितना कमा लेते हो, तो उसने कहा महीने में 80-90 हजार के करीब कमाता हूं मैं। और जो गांव से मजदूरी के लिए औरतें आती हैं, जो घर में काम करने वाली औरतें आती हैं, आप ये जान लीजिए, मैं सिर्फ इतना ये जानबूझ के बता रहा हूं, जो बर्तन मांजने के लिए, घरेलू काम के लिए जो स्त्री आती है, उसके शरीर पर कम से कम 4-5 तोले सोना दिखाई देगा मिनिमम। और 60 रुपया, 65 रुपया, 70 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से वो काम करती है। हमने क्या किया कि हमने पूरे देश में 2 जगह आपको मौका मिला था, बंगाल और केरल खासतौर पर, तो केरल में तो ये प्रूव कर दिया, लेकिन बंगाल में ये प्रूव नहीं कर पाए। मजदूरों की मजदूरी अगर बढ़ेगी तो उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी, वे अच्छी तरह से जीना सीखेंगे, रहना सीखेंगे। लेकिन हमारे यहां अभी स्थिति क्या है? वो कहते हैं ना गुजरात मॉडल, पूछो केरल में अगर 838 रुपए मजदूरी है तो गुजरात में 2 से 96 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी है। लगभग तिगुनी मजदूरी केरल में मिलती है। दुर्भाग्य है कि हम ये जो अचीवमेंट है वर्किंग क्लास का, वर्किंग क्लास के आंदोलन का, इस अचीवमेंट को भी हम लोगों को तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। वो योगी जी जा रहे हैं सब जगह भाषण देने के लिए, उन योगी जी से पूछा जाना चाहिए कि राम मंदिर है वो सब ठीक है, काशी मंदिर है वो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ दैनिक मजदूरी कितनी है मजदूर की? ये ऑफिशियल आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, ये सरकारी, ये किसी गैर सरकारी संस्था का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 335 रुपए पर डे के हिसाब से मजदूर मिलता है।
एक अन्य चीज जो कि समझने की है, केरल में खेतिहर जो मजदूर है उसको पर डे उसका जो मजदूरी है वो 726 रुपए है। और गुजरात में जो खेतिहर मजदूर है उसके लिए 220 रुपए। मध्य प्रदेश में 217 रुपए। जम्मू कश्मीर में, जिसको सबसे ज्यादा गालियां दी हैं इन लोगों ने, वहां मजदूरों को 524 रुपए पर डे के हिसाब से मजदूरी मिलती रही है। ये आरबीआई के आंकड़े हैं। क्यों मैं ये बात रख रहा हूं आपके सामने? अभी संकट बहुत गहरा है। कारण क्या है कि मुझे लेफ्ट नहीं चाहिए। आप ये तय मान लीजिए, अगर वामपंथ नहीं होगा, वामपंथी आंदोलन नहीं होगा, तो मजदूर नहीं बचेगा। ये जो इतना लेफ्ट पर अटैक है, इसका कारण क्या है? ये सरकार नहीं है। लेफ्ट के पास सरकार तो है ही नहीं, फिर वामपंथियों गाली क्यों पड़ रही है इतनी? इसलिए क्योंकि वे एक वर्ग के, जो कि मजदूर और किसान वर्ग है, उस वर्ग के सबसे बड़े हितैषी हैं। ये तो चैलेंज है, ये तो ऑफिशियल चैलेंज है हम लोगों की तरफ से कि केरल मॉडल विकास के लिए ठीक है या गुजरात मॉडल ठीक है। एक अन्य चीज जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आप जाइए केरल में, आपको 20 लाख से अधिक माइग्रेटेड मजदूर काम करते हैं, लेकिन किसी की मजदूरी कम नहीं है। और कोई भी बदतर कंडीशन में नहीं रहता। क्यों? केरल में हो सकता है तो ये दिल्ली में या लखनऊ में या गोरखपुर में या गाजियाबाद में ये क्यों नहीं हो सकता? केरल में लेट कैपिटलिज्म का विकास हुआ, केरल में बाकी चीजों का विकास तो हुआ, लेकिन केरल में जो सबसे अधिक एग्रीकल्चर में विकास हुआ, वहां एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म सबसे अधिक लागू किए गए, शिक्षा का विकास हुआ, उससे सभी लोग प्रभावित हुए। और आज स्थिति यह है कि केरल सबसे अधिक मजदूरी देने वाला राज्य है। आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप एजुकेशन का विकास नहीं करेंगे, आप लोगों की जीवन शैली का विकास नहीं करेंगे, क्या विकास करेंगे आप? किस चीज का विकास होगा फिर? सिर्फ अपराधीकरण का विकास होगा। यह सोचने की चीज है, ये मैं बहुत ही साफ तौर पर कह रहा हूं। मैं आपको तमाम किस्म के ठग, लुटेरे, बेईमान, माफिया आपको गुजरात में मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, आपको यूपी में मिल जाएंगे। केरल में क्यों नहीं मिलते? कोई तो वजह होगी। केरल में क्या कोई ऐसा मतलब सुसंस्कार पैदा हो गया है कि वहां माफिया पैदा ही नहीं होते? वो भारत में नहीं है क्या, जहां अशिक्षा होगी? और केरल शिक्षा में चीन से भी आगे है। गरीबों की जो स्थिति है, वो उनके पास जमीन का टुकड़ा है। खेतिहर मजदूरों की स्थिति है कि उनके पास में आजीविका का सहारा है, कि उन्हें डेली वेज वर्कर की तरह जो मजदूरी मिलेगी वो ऐसी होगी जो वो सम्मान से जी सके। वहां एक साधारण लैंडलेस लेबर वो अपने बच्चे को इंजीनियरिंग में पढ़ाने में सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मजदूरी है। यहां स्थिति क्या है? यहां स्थिति यह है कि वो जिस जगह, जो जहां से मैंने शुरू की थी बात, अगर उनके पास में नागरिक सुविधाएं भी नहीं है मजदूर बस्तियों में, अरे कुछ ना सही, आप अहमदाबाद को ही अच्छा कर दीजिए, दिल्ली को ही अच्छा कर दीजिए, गुजरात के राज्यों में जो बड़े शहर हैं उनको ही नागरिक सुविधाओं से अच्छा कर दीजिए। आपने कभी मध्य वर्ग के लोगों को टैंकर से पानी लेते हुए और बाहर जो सरकारी नल है उस पर लाइन लगाई देखा है आज तक? यह क्यों होता है कि आज भी मजदूर म्युनिसिपैलिटी के टैंकर का इंतजार करता है और सरकारी नल का इंतजार करता है, और वहां लाइन लगा के वो घड़ा लेके औरतें खड़ी रहती हैं? केरल में आपको पूरे में कहीं नहीं मिलेगा, हर मजदूर के घर आपको नल मिलेगी। हमारे यहां आप बस्तियों में जाइए, झुग्गी झोंपड़ी की बस्तियों में आपको नल मिलेगी नहीं। आपको नल एक मिलेगी दरवाजे पे, गली के नुक्कड़ पे, जहां से आप पूरी बस्ती के लोग आके पानी भर लें। और अगर वहां पानी नहीं आ रहा है तो फिर वो टैंकर आएगा, वो टैंकर पानी दे जाएगा।
मैं जिस इलाके में रहता हूं दिल्ली में, वहां मेरे पास ही झुग्गी झोंपड़ियों की बस्ती है और वहां पानी सप्लाई का आलम यह है कि वहां औरतें लाइन लगाई रहती हैं। यही स्थिति कलकत्ते में थी। जो चीज मैं कहना चाहता हूं यह कि शिक्षा के साथ साथ नागरिक सुविधाएं भी अगर मजदूरों के पास पहुंचेंगी तो इससे आप मजदूर केंद्रित होकर सोचने में सफल होंगे। दूसरी चीज यह कि ये जो मजदूरों पर बात करते समय हमारी एक ये लास्ट बात है मेरी, मजदूरों की अपनी कल्चर का हमने विकास नहीं किया। वो जिस जाति से आया था उस जाति का ही रह गया, जिस धर्म से आया था उस धर्म का ही रह गया, तो फिर वो अल्टीमेटली वो वर्किंग क्लास की चेतना से, मजदूर वर्ग की चेतना से और उसकी विचारधारा से लैस नहीं हो पाया। मजदूर वर्ग को मजदूर वर्ग बनाने के लिए जरूरी है कि मजदूर वर्ग में एक वैकल्पिक संस्कृति का निर्माण किया जाए और प्रचार किया जाए, और वैकल्पिक संस्कृति का एक तरह से जैसे टेस्ट डेवलप किया जाए। हमारे यहां तो अभी मजदूर वर्ग तो है, लेकिन मजदूर वर्ग की वैकल्पिक संस्कृति क्या है? अब अखंड रामायण का पाठ करा दो, अब हो गई भैंस पानी में, अब आपकी सारी मेहनत गारत हो गई। आप उसे इनकलाब जिंदाबाद सिखा रहे थे, वो जाके खड़ा हो गया अखंड रामायण पाठ में। जी नहीं, मजदूरों की संस्कृति प्राचीन जो तमाम बहुत अच्छी चीजें हैं, रामायण बुरी चीज नहीं है, लेकिन वह मजदूर संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मजदूरों की संस्कृति वैकल्पिक संस्कृति है, उसके दो मेजर कंपोनेंट हैं। पहली चीज, रामायण पढ़ के आप श्रम को सम्मान देना नहीं सीख सकते। मैं बहुत साफ कह रहा हूं आपसे। मुझे कल्चर के वे रूप चाहिए जो कि लोगों के बीच में श्रम के प्रति सम्मान भाव पैदा करें, पहली चीज। दूसरी चीज, मजदूर के प्रति अनटचेबिलिटी, दूरी का भाव, यह नहीं होना चाहिए। यह तब होगा जब मजदूर अपनी कल्चर पैदा करेगा। आप चाहे जितने अखंड रामायण के पाठ कराइए, मजदूरों को आप फिर अपने करीब नहीं पाएंगे। ये जो मजदूरों के बीच में जो गैप बना, उसमें यह था कि मजदूर आ तो हमारे संगठन में गया, लेकिन हमने उसको उसकी ट्रेडिशनल संस्कृति के खोल में बंद रहने दिया। उसको ट्रेडिशनल संस्कृति के खोल से बाहर निकाल के नई संस्कृति का आस्वाद, उसके संस्कार उसमें पैदा करने की जो कोशिश होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और वही उत्तर है उसका जहां से आपने बात शुरू की थी कि वो जुलूस में तो आता है बेच के में, यह अर्थवादी दृष्टिकोण है, लेकिन उसकी विचारधारा नहीं बन पाती। विचारधारा तब बनेगी जब उसकी अपनी कल्चर होगी। कल्चर के बिना विचारधारा नहीं बनती। कि हमें नरेंद्र मोदी 22 घंटे काम करते हुए अच्छा लगता है, लेकिन मजदूर जो है 22 घंटे काम करते हुए हमारी जेहन में कभी आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने मजदूर को अमूर्त रूप में देखा है, ठोस रूप में नहीं देखा। अगर ठोस रूप में देखते तो हमें मजदूरों के विभिन्न रूप, विभिन्न भेद वे सब दिखाई देते। मजदूर वर्ग कोई अमूर्त कैटेगरी नहीं है। जो आपने कहा ना, बाल श्रमिक है, यहां स्त्री श्रमिक है, यहां पुरुष श्रमिक है, और दूसरे किस्म के जो विभिन्न पेशों में जो श्रमिक रूप हैं वे हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी मजदूर की मजदूर को समझने के लिए और मजदूर को और मजदूर की चेतना को अर्जित करने के लिए उसके यथार्थ रूपों में देखना जरूरी है। आखिरी चीज इस बातचीत के संदर्भ में, मजदूर के प्रति कमिटमेंट के बिना हम नाराज हो गए। हमारे यहां मजदूर काम करता था, वो चोरी करके चला गया, मेरे यहां भी हुआ, लेकिन मैं मजदूर के प्रति क्या नफरत रखने लगूंगा? हम जो अपनी पर्सनल फीलिंग होती है मजदूरों के प्रति, उसके आधार पर मजदूरों के बारे में राय बनाते हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि मजदूर वर्ग के प्रति हमारी जो निष्ठा होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, और उसकी मुक्ति के लिए जो हमारी तरफ से प्रयत्न होना चाहिए। आप उठा के देखिए, आज के अखबारों को उठा के देखिए, आप कहीं पर भी मजदूर दिवस पर आपको एक छोटा सा विज्ञापन नहीं मिलेगा किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का। कमाल है, देश को चलाए मजदूर। करोड़ों मजदूर हैं जो इस देश को चला रहे हैं। सांसद और विधायक और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चला रहे।
लेकिन आपको एक विज्ञापन नहीं मिलेगा और राष्ट्रीय छुट्टी नहीं मिलेगी। वाह, अभी कोई मर जाएगा कुर्सी पे बैठे बैठे, आप उसके नाम पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक कर देंगे और कहीं ऑफिस नहीं आएंगे। डेली 3 मजदूर मरते हैं काम करते हुए, डेली। हमने कभी सोचा कि ये हजारों मजदूर क्यों मर रहे हैं? हमने कभी उनकी केयर के बारे में, उनके परिवार की केयर के बारे में कभी आवाज उठाई? नहीं, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्यों चिंता नहीं है? ये मेरी आपत्ति इस बात पर है कि मजदूर अगर मर भी रहा है तो वो हमारे एजेंडा नहीं बन रहा है। मजदूर अगर कारखाने में काम करते हुए घायल हो रहा है, प्रतिदिन 11 मजदूर घायल होते हैं, अब वो अपने आप लड़ ले अपनी लड़ाई, तो वो मजदूर संगठन के पास क्यों जाएगा? जब उसके दर्द हुआ तब आप नहीं थे, तब एक कोई अपराधी था जो उसकी मदद के लिए आ गया, तो जाहिर है मजदूर वर्ग किसके पास जाएगा? वो मजदूर जिसके चोट लगी है उसकी मदद करने अगर एक माफिया गिरोह का गुंडा आ गया तो वो उसके पास जाएगा। पहली शर्त है, मजदूरों के प्रति हमदर्दी सच्ची होनी चाहिए, खाली रैली जुलूस धरने तक नहीं, घर तक। मजदूर के घर तक जब तक आपकी हमदर्दी नहीं पहुंचती, मजदूर आपके पास नहीं पहुंचेगा। मई दिवस में जो चीज अर्जित करने की है वो ये कि ये जो एलिनेशन है मजदूर वर्ग से पूरे समाज का, और खासतौर पर मध्य वर्ग का, शिक्षित वर्ग का, ये एलिनेशन जितना कम हो, जितना जल्दी खत्म हो, उतना ही मजदूरों के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा है। मजदूरों से एलिनेट होकर कोई भी बुद्धिजीवी बेहतर काम नहीं कर सकता। और बेहतर काम से मतलब यह है कि सामाजिक परिवर्तन का काम नहीं, व्याख्या तो कर सकता है, परिवर्तन का काम नहीं कर सकता। मजदूर से जुड़ने का और मजदूर को सिखाने का, मजदूर को भी तो ये सिखाना होता है ना, भाई तेरे भी जीवन में चेंज आना चाहिए। वो देखता है अपने शहर के शहर बनाता चला जा रहा है, ओवरब्रिज बनाता चला जा रहा है, तमाम सड़कें बनाता, राजमार्ग बनाता चला जा रहा है, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। सवाल यह है कि ये तमाम किस्म के परिवर्तन करने वाला नागरिक, जिसे हम मजदूर कहते हैं, उसके अंदर परिवर्तन की चेतना हमने पैदा क्यों नहीं की? बिना परिवर्तन, मैं तो पढ़ा लिखा हूं तो मुझे तो मालूम है कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जो अनपढ़ है, जो कि ब्रिज बना रहा है, सड़क बना रहा है, घर बना रहा है, उसका हमने कभी, मतलब एक छोटा सा मेरी डिमांड है, मेरी खाली, ये चाहे जो सरकार आए वो चाहे जितने राजमार्ग बनाए, लेकिन प्रत्येक राजमार्ग पर बनाने वाले मजदूरों के नाम एक शिलालेख में लिखाई जानी चाहिए। जो बिल्डिंग, जो घर, जो इमारतें बनाई जाती हैं, वहां मजदूरों के नाम होने चाहिए। अब जब नया संसद का भवन बना है ना, प्रधानमंत्री रोज कहते हैं मजदूरों के नाम बताओ जिन मजदूरों और कारीगरों ने उसे बनाया है। आप अमेरिका में जाइए, अमेरिका में आप न्यूयॉर्क में जाइए, वाशिंगटन में जाइए, आपको वहां पर शहर में पत्थरों पर नाम लिखे मिलेंगे उन मजदूरों के, और वे भारतीय मजदूर हैं जो यहां से गए थे एक जमाने में, कि उन्होंने ये शहर बनाया, इस शहर की फला फला इमारतें बनाई। तो हमारे यहां ये मांग तो हम उठाते ही नहीं है कि मजदूर अरे बनाता है तो उसका नाम होना चाहिए। अरे जिसने खाली शिलान्यास किया, ऊपर से माला चढ़ाई, उसका तो बड़ा पत्थर लगा हुआ है, और जिसने पूरी की पूरी मेहनत की, हजारों लोगों ने मेहनत की, उसका कहीं नाम नहीं है। जी नहीं, मजदूर को जैसे हम बाकी चीजें पाना चाहते हैं ना, बिना पाए तो, बिना अर्जित किए तो मिलती नहीं है, तो मजदूर और मजदूर वर्ग की चेतना को भी आपको अर्जित करना पड़ेगा। बिना इसके मजदूर वर्ग का उत्थान होने वाला नहीं है। फिलहाल इतना ही।